भाई देखिए, हिंदुस्तान में जब बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं ना, तो वो होती हैं खाने की टेबल पे। और लॉकडाउन से पहले तो मैं केवल खाना खाना आता था। लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों को खाना बनाना आ गया है। और भाई अंत में लाइफ है ही क्या, बैलेंस। नमक सही रखो, मिर्च सही रखो, सब चीज़ सही रखो। अब आप कहेंगे यार उत्कर्ष, तुम ये खाने की बात क्यों कर रहे हो, और ये किचन में क्या कर रहे हो? भाई मैं किचन में नहीं हूँ, मैं हूँ इंडिया के सबसे सेलिब्रेटेड शेफ संजीव कपूर के साथ। और आज हम खाते खाते नहीं, बनाते बनाते बात करेंगे बजट के बारे में। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो लोग तो जानते हैं कि आपको खाना बनाने से, हाँ। लेकिन उसके आगे भी आपके कई रंग रूप हैं। आप वंडर शेफ भी चलाते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स भी। थोड़ा जनता को बताएं अपने बारे में, जो पता है वो तो है ही, एक्स्ट्रा वाला। नहीं, ऐसा अगर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो नहीं पता तो उसका कारण होगा सीक्रेसी का, तो वैसे ही रहने देते हैं। नहीं, कुछ 60-65 रेस्टोरेंट हैं दुनिया भर में, फूड टीवी चैनल है, कुछ अभी फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा कदम रखा है। एक हल्दी की गोली बनाई है, बिकॉज टर्मरिक जो है वो सबसे ज़्यादा स्टडीड प्लांट है इस वक्त ऑन अर्थ। हाँ। इतनी खासियत है उसके अंदर। तो उसकी एक सॉफ्ट लॉसेंज बनाई है जिससे एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और न्यूट्रास्यूटिकल में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा दिल लगाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं, क्योंकि शेफ़ जो है वो क्रिएटिव माइंड जो है, हाँ। वो मतलब शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ करता है, खुराफात चलती रहती है हमारी, तो खुराफात है। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। कुछ दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था किसी फॉरेन वेबसाइट पे अबाउट टर्मरिक लाटे। मैंने बाद में मैंने कहा, अरे तुम हल्दी का दूध मम्मी पिलाती थी मार के। बिल्कुल बिल्कुल वही। एंड यू थिंक द वर्ल्ड इज नाउ अडॉप्टिंग टू नया, जो हम अभी तक करते आ रहे थे, अब दुनिया उसको अलग तरीके से बेच रही है। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई पराठा मैदे का बनाए और उसकी स्टफिंग उसके अंदर ने ऊपर रख के उसको पिज़्ज़ा करके बेचे, तो हमारे यहाँ तो जूता उड़ेंगे। हाँ। लेकिन उसके अगर हम दाम अगर 5 गुना देंगे तो वही ज़्यादा बिकेंगे ना फिर। तो ऐसे ही होता है। हल्दी वाला दूध को थप्पड़ मार के पिलाया जाता है, टर्मरिक लाते हैं $5 दे के $5 लेके पिलाया जाता है। सर, बजट आ रहा है। हाँ। सबसे 2 से 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हाँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे होटल बिजनेस की। बहुत बुरी मार पड़ी। बिल्कुल। कुछ होटल बंद हो गए, कुछ ने अभी तक वो कहते हैं वो चल ही नहीं पाए उतने समय तक। अब और जो चल भी रहे हैं, उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं बैक एंड में, जो उनके कर्जे हैं, जो उनके लोन्स हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रगल चल रही है। बिल्कुल। वापस कई जगह खुले हैं, कई जगह नहीं भी खुले हैं। बिल्कुल। हम बम्बई में बात करें, बम्बई में 10 बजे बाद रेस्टोरेंट्स बंद है, 50% कैपेसिटी है। बिल्कुल। क्या बजट से सरकार इनकी मदद कर सकती है? और आप चूँकि खुद एक होटेलियर है, एक रेस्टोरेंटर हैं, आप क्या सरकार से मांगना चाहते हैं? देखिए, आई थिंक 2 हिस्से हैं। एक होटल इंडस्ट्री है और एक जिसमें F&B सर्विस जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट है वो भी रहता है, और एक F&B सर्विस जो रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला पार्ट है, एक वो पार्ट है। दोनों अपने आप में बहुत बड़े हैं, और दोनों जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं बहुत ज़बरदस्त करते हैं। काफ़ी घर चलते हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। तो फैक्ट तो है कि काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ पड़े, क्योंकि अगर दुनिया बंद हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रैवल नहीं करेंगे बिज़नेस के लिए या प्लेजर के लिए, बाहर से कोई नहीं आएगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा। और दूसरा थप्पड़ कि लॉकडाउन होने शुरू हो गया, और सबसे पहले रेस्टोरेंट, वो ऐसे लगता है कि मतलब रेस्टोरेंट जो है कोई ईवल चीज़ है, कि बाहर खाना जो है मतलब घर की शान घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी, ऐसा लगता है कि तो वो इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र हुई है। तो आई थिंक कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। और मैं कई लोगों से बात करते कहते अब तो जैसे भी है समय निकल गया, अब क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ नहीं, कि मुँह मीठा लास्ट में ही होता है। तो मुँह मीठा करने के लिए कुछ आई थिंक बजट में कोई लॉलीपॉप नहीं, थोड़ी चॉकलेट मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन प्राइड बहुत ज़्यादा होती है। जो सर्व करता है ना, उसके प्राइड बहुत होती है, वो मांग के नहीं खा पाता है, लेकिन घर में खाने को नहीं है उनके। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री को रियल सपोर्ट चाहिए। आई थिंक थोड़ा जो बड़े स्केल पे अगर कुछ होटल्स में
जो मॉरेटोरियम वगैरह मिला, आई थिंक वो जो पेन है वो दूर नहीं हुई, पेन थोड़ी एक्सटेंड हो गई। पेन थोड़ी एक्सटेंड हो गई। आई थिंक डायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकती है। F&B सर्विस के अंदर एक इनपुट क्रेडिट जो है वो लाया जा सकता है। आई थिंक चाहे छोटा सा ही इंटरवेंशन हो, डायरेक्ट होगा, एक उत्साह आएगा। अभी ऐसा है कि शायद कोविड से हम बाहर निकल आए, लेकिन बिजनेस को वापस से चलाने के लिए एक नई ऊर्जा चाहिए, एक नई जिंदगी चाहिए। तो वो कुछ मेरे ख्याल से ये बहुत राइट टाइम है, ये बजट में हो जाना चाहिए। चलिए मैं आपसे अगला सवाल लूँ, उससे पहले पूछ रहे हैं बना क्या रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि सीज़न के अंदर सरसों जो है बड़ी कमाल की चीज़ होती है। सरसों के पत्ते, पंजाब में जाएं, सरसों के पत्ते जो हैं तरह तरह जगह देखते हैं, पीले पीले फूल दिखते हैं। तो उसके साथ में मैं सोच रहा हूँ टोफू, बीन कर्ड, उसको कंबाइन करके कुछ बना देता हूँ, क्योंकि आजकल मतलब फ्रेशनेस, साथ में हाई प्रोटीन कुछ मिला दिया। और दूसरा मैंने देखा है कि लोग कहीं कहते हैं कि पनीर तो खा लेते हैं, टोफू कैसे बनता है? ये कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ, उन जनता में ही हूँ, क्योंकि मुझे टोफू नहीं खाया जाता है। नहीं तो आपने चैलेंज बढ़ा है यहाँ पर। हाँ, तो बस, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से ये जो है टोफू बड़े आराम से इसको काट लिया, बाज़ार में मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है कि ओहो कौन सी दुकान से लेना है, क्या करना है, छोटी बड़ी सब जगह मिल जाता है। तो बस प्याज, टमाटर थोड़ा सा, और मसाले में भी कुछ ज़्यादा वाला नहीं कर रहा मैं। ये नमक गया है, ये नमक गया है, ये लाल मिर्च पाउडर कुछ ज़्यादा नहीं डालता। चलो ऐसा करता हूँ कि इसको एकदम सिंपल रखता हूँ, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ओहो इसमें ये डालना पड़ेगा, वैसे डालना पड़ेगा, तब जाके शायद कुछ टेस्ट आएगा। तो इसको बस थोड़ा सा पका लेता हूँ मैं, एंड दिखने में अच्छा लग रहा है, राइट? ये जो हमारे चैनल का भी बड़ा सिंपल सिद्धांत है कि बात कहो तो सिंपल कहो, हाँ, वरना मत कहो। हाँ, तो खाना भी हो तो एकदम सिंपल हो और संतुलित भी होना चाहिए। संतुलित भी होना चाहिए। तो बात में भी संतुलन होना चाहिए, वजन भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। आपका वंडर शेफ भी एक होम अप्लायंस कंपनी है। हाँ जी। उसको कितना फर्क पड़ा कोविड में? क्योंकि कोविड में कई सारे लोग थे जिनको, जैसे मैंने कहा कि खाना तो सबको पसंद था, बनाने का शौक बहुत लोगों को लगा बिल्कुल कोविड के दौरान। बिल्कुल। तो उससे क्या आपके बिजनेस को एक पुश मिला, बूस्ट मिला, और कितना मिला? राइट। तो आई वुड से कि जो हमारे एज ए ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ बिजनेसेस में हमें बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ा, कुछ में ज़ोर से हमें कंज्यूमर ने हमें पुचकारा भी। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में हमें थप्पड़ पड़े, तो वंडर शेफ जैसे बिजनेस, कंटेंट जैसे बिजनेस के अंदर हमें पुचकारा गया, हमें सराहा गया। तो सेल ऑफ कोर्स बड़ी बारिंग। जो शुरू का लॉकडाउन, जो एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास खाने के लिए था, वो खाने की चीज़ें, फल सब्जियां, ये सब वो एसेंशियल थी, लेकिन जिसमें बनाया जाए बर्तन वगैरह, वो एसेंशियल आइटम्स में नहीं था, वो एसेंशियल नहीं था। तो उस वक़्त दिक्कत हुई हमें, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल आसानी के साथ में अच्छा रहा, ग्रोथ हुई। सब ने अपने अपने घरों में नए नए बर्तन खरीदे, और दैट ट्रेंड कंटिन्यूज, बिकॉज अब खाना बनाने की लोगों को आदत हो गई है, और अच्छे बर्तन यूज़ करने शुरू कर दिए, जो पहले उनको पता ही नहीं होता था कि कैसे बर्तन है। अच्छे बर्तन घर में ज़्यादा, अरे देंगे, पता नहीं कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा। पर ये भी एक फ़र्क है ना, पहले तो आपके यहाँ कोई आता था बनाने के लिए, आप खुद कर रहे हो। अब आप खुद कर रहे हो, तो आपको अब पता है कि जब आप खुद करोगे तो आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, एक, और दूसरा आपको पता भी चल रहा है कि ओहो ये बर्तन जो है इसमें से उसकी कोटिंग निकली हुई है। आपको पता है कि नहीं इसमें तो बनाना ही नहीं चाहिए। पहले तो आप खा रहे थे, आप देख नहीं रहे थे क्या, राइट? तो उसमें से मक्खी निकाल के आपको मिल रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था। अब नहीं ऐसा होगा, अब ऐसा नहीं होता। तो नेचुरली फ़ायदा हुआ वंडर शेफ में, ग्रोथ भी मिली हमें।
अच्छा, और एक और ये सवाल ये था कि इस सेगमेंट में किस तरीके की आप मदद चाहते हैं? क्योंकि देखिए कई बार सरकार भी कहती है कि भाई जो चल रहे हैं, क्योंकि अभी समय है ना थोड़ा मुश्किल है, तो सरकार के लिए कहते हैं जिनको ग्रोथ मिल गई वो तो कम से कम उनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जो फोकस एरियाज हैं वो जैसे आपने कहा हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, एग्री टू एन एक्सटेंड, और वहाँ पे मेरा आपका सवाल आएगा कि महंगाई ने कितना इम्पैक्ट किया है आपके एज ए रेस्टोरेंट मार्जिन्स को? भाई पहले ये कमर टूट गई थी, बिल्कुल 50% आदमी आ रहा है, कई जगह नहीं आ रहा, उसमें भी कितनी आपके पास स्कोप था कि आप दाम बढ़ा दें, बिल्कुल, और उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, आई थिंक दाम बढ़ाने का सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं हुआ है, वो सब जगह हुआ है। मतलब वंडर शेफ जैसे बिजनेस में भी आप बिना जो है दाम बढ़ाए आप नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई जो है वो आपकी रॉ मटेरियल के अंदर, रॉ मटेरियल में सिर्फ सब्जियां भी नहीं होती हैं, एल्युमिनियम की शीट भी उसके अंदर आती है, उसमें कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी उसके अंदर आते हैं, तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो सब जगह बढ़ गया है। फाइनली उसका जो बोझ है वो कंज्यूमर तक जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि कंज्यूमर निकल जाता है उसके अंदर, कंज्यूमर नहीं निकल पाता है। कंज्यूमर आराम से उसको बेचारा रोते रोते वो देना पड़ता है, उसको उसका दाम देना पड़ता है। तो जहाँ तक वंडर शेफ जैसे बिज़नेस की बात करें तो उसमें मैं कहूँगा कि पिछले जैसे सरकार का एक मानना रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पे लगी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले इंपोर्ट करते थे अब भारत में बनती हैं, और बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत में एक्चुअली पहले जो क्वालिटी पे फोकस था वो बड़ा मुश्किल से मिल पाता था, अब वो आना शुरू हो गया। आई थिंक इट इज़ टाइम टू एक्सेलरेट, और वो जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स एक्सीलेंस, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए। और वो जो एक्सीलेंस आती है, एक्सीलेंस के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो फ्यूचर रेडी बनाने के लिए आपको R&D पे खर्च करना पड़ता है। तो एज ए इंडस्ट्री वो अभी बहुत कम है। वो जो R&D है हमारे पास में आप देखें तो हमारा कल्चर रिच है, हेरिटेज रिच है, बट कटिंग एज में किचन में अगर हम देखें तो अभी भी हमारा सिलवट्टा तो चला गया ना, राइट? लेकिन अगर चटनी जो सिलवट्टे में मिलती है वो तो मिक्सी में नहीं बन सकती। बट वाई कांट वी हैव समथिंग विच कैन कंबाइन हमारा कल्चर भी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उसमें आई थिंक R&D के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें सरकार को कुछ देना चाहिए। जो डोसा बैटर मेकर मैंने देखा है कई बार, हाँ जी, साउथ में बहुत मिलता है, वो काफ़ी अच्छी इन्वेंशन लगती है मुझे। हाँ, वो जो पीसने वाली चीज़ है वो बहुत, पर अगर अभी हम देखें उसको, किचन के हमारे साइजेस छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा वो आपके पास में जो है वो हमने मतलब पुराने उसके अंदर एक सिर्फ मोटर लगा दिया। हाँ, और वो जो मोटर आज की नहीं है, मोटर भी करीब 250 साल पुरानी, ऐसा नहीं है कि, तो बट देयर इज रूम जहाँ पे हम व्हेन आई से कटिंग एज कर सकें और अपने ट्रेडिशन को और शार्पन कर सकें। टेक और फूड का आप किस तरीके से मिलन देखते हैं? क्योंकि इस एक अच्छी बात ये हुई कि कई लोग जो कि केवल होम कुक्स थे उन्होंने इस्तेमाल किया अपने टैलेंट का, और आप देखते हैं उन्हें कई जो थे वो काफ़ी अच्छे होम किचन्स निकल के आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल रहा, और आप कितना देखते हैं कि टेक्नोलॉजी मर्ज करेगी? मतलब देखिए भाई जोमेटो को इस तरह की वैल्यूएशंस में नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स ने बोल ही दिया कि भाई फूड बिजनेस जब टेक से मिलेगा तो इन्वेस्टर्स पैसा देंगे, इन्वेस्टर्स पैसा में उस धंधे में विश्वास रखेंगे। बिल्कुल। आपका फूड और टेक को लेकर जो अमेलगमेशन है उसको आप कैसे देखते हो? आई थिंक अभी अगर जो हम देखें, जो एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा हुई है वो डिलीवरी पार्ट में हुई है, जो आप फूड और टेक की, आई थिंक वो पूरे फूड की वैल्यू चेन में रियल इंटरवेंशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है। और मेरे हिसाब से अभी टेक का रोल बहुत ज़्यादा है। फूड B2B में भी बहुत बड़ा रोल है, एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा रोल है, प्रोसेसिंग में बड़ा रोल है, पैकेजिंग में रोल है, डिलीवरी ऑफ कोर्स आई वुड से कि उस पर काफ़ी काम हुआ है।
तो आई थिंक ये नो ब्रेनर है, ये और बढ़ेगा और वही लोग इसमें सरवाइव करेंगे जो टेक्नोलॉजी को आज एम्ब्रेस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हमारा खाने का ट्रेडिशन जो है वो चेंज है। टेक्नोलॉजी इनेबलर है जो एफिशिएंसी लेके आएगा। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने हल्दी की गुणवत्ता जो है वो आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप हल्दी मुंह में रखेंगे उसी को खाएंगे। हल्दी में पता है कि कर्क्यूमिन में आती है। कहाँ पे कर्क्यूमिन होती है? ये वाली सॉइल है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी होती है, रायलसीमा में, सैलम में अच्छी होती है। यहाँ पे क्या है उसको हम रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं? अगर कर्क्यूमिन चाहिए उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से उसको पैकेज कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कैसे आ सकती है, एफिशिएंटली कैसे आ सकती है। सो ये जितनी चीज़ें हैं, हम ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक अभी तो हमने इस पर वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस। रंजीत सर, मुझे ना पहले लोग कहेंगे कि उत्कर्ष तुमने बातें तो कर ली, इतना कुछ बन रहा है, तुमने बताया नहीं कैसे बनाए। हाँ। तो इसको हम फटाफट वो कर लेते हैं कि आपने इसमें जो मैंने देखा, आपने प्याज, हाँ। टमाटर, हाँ जी, साथ में मसालों में हल्का सा गार्लिक यूज़ किया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। गार्लिक, हल्दी नहीं, हल्दी नहीं डाली मैंने। हल्दी नहीं डाली थी इसमें? हाँ, क्योंकि हल्दी की बातें कर ली ना, मैंने कहा चलो हल्दी की बात कर लो। बात कर ली हमने। हाँ। तो लाल मिर्च, हल्का सा नमक, हाँ, और धनिया पत्ता नहीं वो भी नहीं डाला आपने? नहीं, वो भी नहीं डाला मैंने। और थोड़ी सी सरसों को लिया है। हाँ, सरसों जो है उसके अंदर थोड़ा शलगम है, थोड़ा पालक के पत्ते हैं और उसको पका के पीसा हुआ है वो। और उसमें हल्का सा क्रीम डाला है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। वो थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए, थोड़ा क्रीमी करने के लिए उसको किया है। और ऊपर से टोफू रख दिया हमने। और ये थोड़े से कुछ मेरे पास पत्ते जो हैं, इसको हम माइक्रो ग्रीन्स बोल देते हैं। ये है, ये मूली आजकल सीज़न के अंदर है, तो ये मूली जो है उसको थोड़ा थोड़ा काट लिया, तो ये थोड़ा दिखने में अच्छी लगती है। एंड बढ़िया से ये हमारी डिश तैयार। बैलेंस ठीक होना चाहिए। नहीं, इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन आप लोग हमेशा छोड़ देते हो, वो नमक का होता है। नमक? अच्छा, कितना नमक डालना है? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। तो काफ़ी साल तक मेरा तकिया कलाम था नमक स्वाद अनुसार। हाँ। अब नहीं मैं बोलता, अब बोलता हूँ नमक सेहत अनुसार। हाँ। तो नमक जो है बड़ी कमाल की चीज़ है। नमक मेरे हिसाब से उसका बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। जैसे बजट में मतलब कैसे अगर आपने टैक्स के जैसे गिना जा सकता है? हाँ। हाँ, कि थोड़ा ज़्यादा हो गया तो त्राही, कम भी हो गया तो सरकार कुछ नहीं होगी। तो संतुलन चाहिए इसके अंदर। तो नमक सेहत अनुसार इसलिए क्योंकि भारत में हम लोग सामान्यतः जितना नमक खाते हैं हमारी चीज़ों में, वो उसका अगर हम आधा भी कर दें तो भी सेहत के लिए ठीक हो। हम इतना ज़्यादा खाते हैं। और जितना हम खाते हैं वो सेहत के लिए हानिकारक है आपके हिसाब से? बिल्कुल। अगर आप जितना डेली हमारी रिक्वायरमेंट है, RDA जिसको हम बोलते हैं, एवरेज सिटी लाइफ के अंदर जो हमारी एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम नमक मतलब, और नमक जो है वो सिर्फ नमक के रूप में नहीं होता जो डिश में डाला जाता है। बहुत सारी चीज़ों में, ब्रेड होती है उसके अंदर नमक आपका होता है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसके अंदर आपके नमक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हिडन रूप में हम लोग खाते हैं। स्नैक्स में बहुत ज़्यादा, पापड़ के अंदर, पिकल के अंदर, केचप के अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो ओवरऑल ऐड करते करते नॉर्मल डे में हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए नमक स्वाद अनुसार नहीं, नमक सेहत अनुसार। हाँ। अब चलिए देखते हैं टोफू हाँ कैसा बना है। बिल्कुल, ये टोफू, ये हाँ, दिस लुक्स गुड। इट इज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं जैसा आपने कहा था उनमें से हूँ जिसको लगता था यार टोफू क्या खाना, पनीर ही खा लेते हैं। अभी इसमें पता चल सकता है कुछ ना? इट्स नाइस, डिलिशियस। तो ये था बजट स्पेशल संजीव कपूर के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।